जी नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का हमारी आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, जो आपका सीटेट पेपर 2 के लिए पूछा जाता है, उसके संबंधित जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये क्लास आपकी डेली होती है, तो डेली आप इस क्लास को लीजिएगा, आपको सीटेट में बहुत ही हेल्पफुल होगी। ये क्लास आपकी बहुत ही सहायता करेगी सीटेट एग्जाम के लिए। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? यानी कि जो कौन सा राजवंश था ऐसा जिसने अपने जो अभिलेख होते थे उनमें मलयालम भाषा और जो मलयालम लिपि होती है उसका प्रयोग प्रारंभ किया था। ऑप्शन आपके ए चोल, बी कुषाण, सी चेर या डी पांड्य। तो देखिए भाई, वो था आपका चेर वंश। कौन सा चेर वंश राजवंश था? चेर राजवंश, है ना। चेर राजवंश जो था उसने जो क्या किया था कि भाई अपने अभिलेखों में जो मलयालम भाषा होती थी, मलयालम भाषा और लिपि, उसका प्रयोग प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन नाविकों में से किसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया? कि भाई जो इनमें से कौन सा ऐसा नाविक है जिसने भारत को समुद्री रास्ता पाने के लिए, भाई भारत के लिए जो समुद्री रास्ता है वो उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान किया उसने और अटलांटिक महासागर को पार किया था? तो वो नाविक कौन था? ऑप्शन ए वास्को डिगामा, बी जुयन जंग, सी क्रिस्टोफर कोलंबस या डी फाजियन। तो देखिए भाई, वो था आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, ये आपका ऐसा नाविक था जिसने भारत की जो समुद्री रास्ता उसको पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान किया था और उसने अटलांटिक महासागर को पार किया था। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की, खोज का नहीं पूछा है यहाँ पर पूछा आपसे पश्चिम की ओर जो प्रस्थान करके अटलांटिक सागर महासागर पार किसने किया था, ये पूछा आपसे। तो वो था आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि? भाई जो 1927 में साइमन कमीशन भेजा था ब्रिटिश सरकार ने, तो उसका विरोध किया गया था यहाँ पर। तो वो किस लिए किया गया था? ऑप्शन ए, इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, बी इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था, सी इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या ना के बराबर थी, या डी इनमें कोई भी महिला प्रतिनिधि नहीं थी। तो देखिए भाई, वो इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि भाई ये जो आयोग था इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, कोई भी भारतीय प्रतिनिधि को इसमें शामिल नहीं किया गया था, केवल सभी के सभी अंग्रेज ही थे वो, है ना। तो इसीलिए इसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगे थे, जिसमें आप लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, इसीलिए इसका विरोध हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 1906 में हुए 100 ग्राम संगमा के विद्रोह का कारण था? भाई जो 1906 में जो 100 ग्राम संगमा विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था? ऑप्शन ए, अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की आसान शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का उठ खड़ा होना, बी नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया, या सी गुजरात में पाटीदार किसानों का अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह, या डी असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। तो भाई देखिए, जो 100 ग्राम संगमा विद्रोह था उसका कारण क्या था? तो उसका कारण था कि भाई कि जो असम का आदिवासी समूह था, उन्होंने जो औपनिवेशिक वन कानून जो बनाया था अंग्रेजों ने, तो उसका विरोध किया था। असम में जो आदिवासी समूह थे, उन समूहों के द्वारा जो औपनिवेशिक वन कानून बनाया गया था उसका विरोध किया गया था, जिसके दौरान आपका 100 ग्राम संगमा का विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पोट्टी श्री रामुलु निम्नलिखित राज्यों में से किसके बनाने के लिए सन 1952 में भूख हड़ताल पर बैठे? भाई जो वयोवृद्ध गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु, उन्होंने कौन सा ऐसा राज्य बनाने की मांग की थी जो 1952 में उन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा था? भूख हड़ताल पर वो बैठे थे। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी तेलंगाना, सी केरल या डी आंध्र प्रदेश। तो देखिए भाई, वो थे आपके, वो राज्य था आंध्र प्रदेश। क्या था फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश। क्योंकि जो आंध्र प्रदेश था वही आपका भाषाई आधार पर जो हमारे भारत का पहला राज्य बना था 1953 में, है ना। 1953 में बना था और 1952 में ये जो पोट्टी श्री रामुलु थे वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो आपका जो भारत सरकार ने क्या करा था फिर 1953 में भाषाई आधार पर, है ना, भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बना था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है साथियों, आ गया समझ आपको? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? भाई जो वहादत ए दीन होती है, या इसको अर्थात हिंदी में बोलते हैं कि सभी धर्मों की बुनियादी एकता, कि उसके हिमायती कौन थे इनमें से? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी बाजी मोहम्मद, सी मौलाना आजाद, या डी सैयद अहमद खान। तो देखिए भाई वो थे आपके, उनके हिमायती थे आपके मौलाना आज़ाद। कौन थे फ्रेंड्स? मौलाना आज़ाद जो थे वो सभी धर्मों की भाई बुनियादी एकता है उसके हिमायती थे, उसको संरक्षण देने वाले थे, एक तरह से उसको मानने वाले थे। तो वहादत दीन कहा जाता है उसको। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर मौलाना आज़ाद बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश है, कि जो भारत के बीचों बीच से होकर के जो अक्षांश गुजरता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, बी आर्कटिक वृत्त, सी मकर रेखा, या डी कर्क रेखा। तो देखिए भाई भारत के जो बीचों बीच से, लगभग बीचों बीच से होकर गुजरने वाला अक्षांश है वो है आपका कर्क रेखा। क्या है भाई? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोल देते हैं इसको, है ना। और कर्क रेखा आपके लगभग 8 राज्यों से होकर के गुजरती है भारत के, है ना, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, मित्र पर गमछा छाड़ इसकी वो ट्रिक है ना। तो मिजोरम, झारखंड ये सब हैं, तो इसमें 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आपका भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाला अक्षांश है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं? भाई जो मैत्री है और दक्षिण गंगोत्री नाम का भारत के शोध संस्थान है ये, कि यहाँ पर शोध होते हैं भारत के, तो वो आपके किस महाद्वीप में स्थित हैं? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका, या डी अंटार्कटिका। तो देखिए भाई ये हैं आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ पर है भाई? अंटार्कटिका महाद्वीप में है जो भारत के जो शोध संस्थान है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। भाई जो ऋतु प्रवास शब्द है इसका अभिप्राय क्या है? इससे आप समझते क्या हैं? ऑप्शन ए लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता, भाई जो लोगों की अपनी जीविका होती है उसके आधार पर वो ऋतु के आधार पर वो गतिशील करते हैं, गतिशीलता है उनकी। ऑप्शन बी फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवासन, यानी कि जो भाई फसल कटाई का समय आता है उस समय जो श्रम शक्ति है, श्रम करने वाले लोग हैं, उनका नगर से गांव की ओर प्रवासन होता है। ऑप्शन नंबर सी नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधनों के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, भाई जो नए चार ऋतुओं के अनुसार चारागाह भी बदलते रहते हैं, पशुओं को खाना चारा चाहिए तो उसके आधार पर वो ऋतुवत गतिशीलता होते हैं, इधर उधर स्थानांतरित होते रहते हैं। या ऑप्शन नंबर डी वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। तो देखिए भाई ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है आपका? तो ऋतु प्रवास से अभिप्राय होगा कि भाई जो नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, कि भाई जो ऋतुओं के अनुसार जो चारागाह होते हैं उनका मौसम बदलता रहता है। भाई चारागाह क्या है? जब चारने के लिए चारा ही नहीं होगा तो वहाँ पर रहेंगे कैसे वो लोग पशुओं के साथ? तो वो ऋतुओं के अनुसार जैसे जैसे ऋतु बदलती है उसी अनुसार भाई जो उनका चारा है वो भी बदलता रहता है, कहीं नहीं है किसी मौसम में, तो उसी आधार पर वो भी पशुओं के साथ इधर उधर स्थानांतरित होते रहते थे। तो उसी को ऋतुवत गतिशीलता या ऋतुवत प्रवास कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवनें चलती हैं? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ये भी सीटेट एग्जाम में भी पूछा गया और अदर एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, सीटेट में भी 2-3 बार आया है। तो जो चिनूक होती हैं, स्थानीय पवनें चलती हैं, इनको चिनूक कहा जाता है, वो कहाँ चलती हैं? ऑप्शन ए वेल्ड, बी पंपास, सी प्रेयरी, या डी सवाना। तो देखिए वो चलती हैं आपकी प्रेयरी, यानी उत्तरी अमेरिका में है ये आपका प्रेयरी, जो प्रेयरी घास के मैदान भी होते हैं उनको, घास के मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है। और प्रेयरी में उन्हीं मैदानों में, उन्हीं प्रेयरी में आपकी चिनूक स्थानीय पवनें चलती हैं उन्हीं क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार, भाई एक आपका 2006 में राष्ट्रीय आधार समूह आया था, तो उसके अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है, क्योंकि भाई उस समूह के आधार पर जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण है वो अपनी लोकप्रियता खो रहा है आजकल। तो वो क्यों खो रहा है? क्योंकि ऑप्शन ए यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है, बी यह मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की स्थितियां प्रस्तुत करता है, सी यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है, या डी यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है।
तो देखिए भाई, जो राष्ट्रीय आधार समूह 2006 है, उसके अनुसार जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है, वो इसीलिए खो रहा है क्योंकि यह मानवीय मूल्यों में अंतर विरोध की स्थितियां प्रस्तुत करता है। कि भाई ये जो समूह आया था, राष्ट्रीय आधार समूह, ये क्या करता है, ये मानवीय मूल्य जो होते हैं उनमें अंतर विरोध की स्थितियां प्रस्तुत करता है। तो उसके आधार पर आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आजकल लोकप्रियता खोते जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। देखिए यहाँ उपयुक्त नहीं पूछा, अनुपयुक्त यानी गलत वर्णन है ना, अनुपयुक्त पूछा आपसे, ठीक है। ऑप्शन ए, यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। बी, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। सी, यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। या डी, यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। अब देखिए भाई, विद्यालय आधारित आकलन वो क्या होता है, उसके लिए आपको केवल पूछा है कि अनुपयुक्त यानी गलत जवाब ढूंढना है आपको, है ना। तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भाई देखिए क्या है, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, ऐसा नहीं है, यही आपका तथ्य अनुपयुक्त है ना। क्योंकि ये जो आपका विद्यालय आधारित आकलन है, ये केवल सहगामी नहीं, ये पाठ्य पुस्तक और शैक्षिक और सह शैक्षिक सभी को मिला करके चलता है ना। ऐसा नहीं है केवल सहगामी पक्षों को ही शामिल करता है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा गलत। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक है, क्यों। भाई जो सामाजिक विज्ञान है उसका अध्ययन एक तरह से साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, वो क्यों है। ऑप्शन ए, यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। बी, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। सी, इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। या डी, यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। तो भाई देखिए, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक है, वो क्यों है, क्योंकि वो इसलिए है भाई कि जो पाठक है उसको समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में वो सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि जो पाठक है उसको समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में ये सहायता करता है, सामाजिक विज्ञान, इसीलिए इसका नाम है भाई सामाजिक विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे। दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। भाई जो सामाजिक विज्ञान का शिक्षण कराना है आपको, तो आप उनमें वृत्तांतों का प्रयोग करेंगे, तो वो क्यों करेंगे आप। ऑप्शन ए, शिक्षार्थी को संवेदनशील बना सकें जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सकें। बी, पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सकें। सी, कक्षा को मनोरंजक एवं सजीव बना सकें। या डी, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। तो देखिए भाई, इसमें आपके लिए क्या, आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि अवधारणा जो होती है, कॉन्सेप्ट जो होते हैं, उनको आप सजीवता और वास्तविकता के साथ जोड़ सकें। क्योंकि जो उसमें कॉन्सेप्ट आते हैं, अवधारणाएं होती हैं शिक्षण के लिए, कोई भी टॉपिक है, कोई पार्ट, उसके लिए अवधारणा होती है, उनको आप सजीवता और बिल्कुल उनकी वास्तविकता के साथ जोड़ सकें, जिससे बच्चे का जो अधिगम होता है वो इफेक्टिव तरीके से हो। इसीलिए आप वृत्तांतों का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भैया आगे क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। भाई जो वायुमंडल की परतें होती हैं उनमें से ऐसी कौन सी परत है जो रेडियो तरंगें होती हैं उनके प्रसारण में सहायता करती है। ऑप्शन ए, समताप मंडल। बी, बाह्य मंडल। सी, क्षोभ मंडल। या डी, मध्य मंडल। तो देखिए, वायुमंडल की वो परत है आपकी बाह्य मंडल। क्या है भाई, बाह्य मंडल, यानी बहिर्मंडल भी बोल देते हैं, जो सबसे लास्ट की अंतिम परत है ये वायुमंडल की आपकी। तो वो आपकी रेडियो प्रसारण में, रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायता करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए भाई आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। अब भाई ये किसी एक आपका एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन है। ये आपकी जो सुनहरी जरी है ये एक किस्म का प्रकार है। ये किसकी किस्म है, किस फसल की किस्म है। ऑप्शन ए, सिल्क। बी, जूट। सी, सूती वस्त्र। या डी, नायलॉन। तो देखिए भाई, सुनहरी जरी जो है ये है आपकी सूती वस्त्र जो होते हैं उनके लिए एक किस्म है। सूती वस्त्र, सॉरी सूती वस्त्र नहीं, गलत हो गया जवाब। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर फ्रेंड्स, बी सही होगा। जूट है ना, ये जूट की क्या है, जूट की किस्म है ना। सुनहरी जरी जो है एक जूट की किस्म है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है। भाई आप समझते हैं, आपने सुना है कि भाई एक जनसंख्या घनत्व होता है, तो उससे आप समझते क्या है, अभिप्राय क्या होता है जनसंख्या घनत्व का। ऑप्शन है आपके ए, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। बी, भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप। सी, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या। या डी, एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या।
तो देखिए भाई, जनसंख्या घनत्व से आपका अभिप्राय होगा कि भाई पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या है ना, यानी आप प्रति वर्ग किलोमीटर भी देख सकते हैं ना, प्रति वर्ग किलोमीटर कितने जनसंख्या रह रही है, तो वो एक इकाई बोला ना, इसीलिए इकाई क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है वैसे जनसंख्या घनत्व कि भाई प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने आपके लोग रह रहे हैं, कितनी जनसंख्या रह रही है, वो आपकी होता है जनसंख्या घनत्व। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है। भाई जो टोकरी बुनाई है ये भी एक तरह का उद्योग ही है, तो वो किस उद्योग में आएगा, किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है ये। ऑप्शन ए सहकारी क्षेत्र, बी बृहत आकार, सी लघु आकार, या डी संयुक्त क्षेत्र। तो देखिए साथियों, जो आपका टोकरी बुनाई है वो है आपका लघु आकार का क्षेत्र उद्योग, यानी लघु उद्योग में आएगा। ये किस में आएगा भाई फ्रेंड्स, लघु उद्योग का उदाहरण है आपका टोकरी बुनाई का क्षेत्र, क्योंकि ये आपके घर पर जो होते हैं लोग बाग वो भी कर लेते हैं, महिलाएं भी कर लेती हैं भाई टोकरी बुनाई, आराम से बैठ के किसी छोटी सी जगह में भी कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये लघु उद्योग का आकार है, तो लघु आकार का उद्योग है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। जो कृष्णराज सागर बांध है भाई वो कौन सी नदी पर बना है। ऑप्शन ए महानदी, बी कावेरी, सी गोदावरी, या डी कृष्णा। तो देखिए साथियों, जो कृष्णराज सागर बांध है वो आपका बना है आपका कावेरी नदी पर। कौन सी नदी पर भाई, कावेरी नदी पर बना है। ये दक्षिण गंगा कहलाती है ना, दक्षिण की गंगा आपकी गोदावरी, दक्षिण गंगा कावेरी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए भाई आगे, क्वेश्चन नंबर 20, तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक गलत है। भाई जो तानाशाही होती है उसके संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों में से एक कथन गलत है कोई सा, तो वो गलत कथन छांटना आपको। ऑप्शन आपकी ए, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। बी, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती। सी, तानाशाह में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते। या डी, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। भाई देखिए वर्तमान में तानाशाही आपकी उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया ना, वहाँ पर तानाशाही डिक्टेटरशिप तो चलती है, वहाँ भी तानाशाही है। तो तानाशाही में क्या होता है कि जो होते हैं तानाशाही सर्वे सर्वा होता है, तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णय तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती कि भाई मैंने ये निर्णय क्यों लिया है क्यों नहीं लिया, उसने दे दिया तो दे दिया। ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। ऑप्शन सी क्या है, तानाशाही में तानाशाह जो होता है उसके द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न भी नहीं कर सकते कि भाई हाँ ये आपका निर्णय क्यों लिया, ये गलत निर्णय है, आपने किस प्रकार ले लिया, तो आप उसमें प्रश्न भी नहीं कर सकते लोग बाग। तो ऑप्शन नंबर डी है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है। बिल्कुल सही बात है, जो तानाशाह होता है वही सर्वे सर्वा, कुल मिलाकर के एक लाइन में कि तानाशाह सर्वे सर्वा होता है, सारी शक्तियां उसी में निहित होती हैं, ठीक है। तो वो तानाशाह होता है। लेकिन तानाशाही में क्या होता है, तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं उठा सकते भाई, क्योंकि तानाशाह पर प्रश्न उठाया तो मतलब फिर समझ रहे हो आप क्या होना है ना। तो तानाशाह पर प्रश्न नहीं उठा सकते तानाशाह पर, तो इसीलिए ये जवाब आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही जवाब था। आपसे गलत कथन पूछा था तो गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें और आप अपनी सफलता की ओर बहुत ही आप जल्दी ही आपकी अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।